प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक गिलास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सोचेंगे कि गिलास की भी कोई कहानी होती है? जी हाँ, कहानी भला किसकी नहीं होती? तो आज देखती हूँ सपने पर सुनिए कथाकार सुधा अरोड़ा जी की एक बहुत ही अर्थपूर्ण कहानी, कांसे का गिलास। बड़ा खूबसूरत गिलास था वो, रंग बिरंगे डिज़ाइन वाला प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास, जिसकी दो तहों के बीच कैद नीले पानी में सुनहरे हरे फूल पत्ते और तैरती मछलियां थीं। गिलास गिरने से तड़क गया था और उसके भीतर की सारी खूबसूरती ज़मीन पर बड़ी बेरहमी से बिखरी पड़ी थी। पूरे रसोई घर में फैली चमकीली पन्नियां और रंगीन पानी में तैरती प्लास्टिक की रंग बिरंगी मछलियां साफ की जा चुकी थीं, पर वो थी कि बुक्का फाड़ कर रोई जा रही थी। वो यानी चिल्की, 6 साल की चिल्की, मेरी पोती। बस अब चुप, बहुत हो गया। काफी देर प्यार से समझा चुकने के बाद मैंने अपने स्वर में आए डांट डपट के भाव को बेरोक टोक उस तक पहुंचने दिया। पहले शोभा ताई को डांटो, उसने मेरा गिलास क्यों तोड़ा? रसोई में काम करती शोभा तक ले जाने के लिए वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। पहले तेरे पापा को न डांटूं, जिसने इतना महंगा गिलास लाकर तुझे दिया? मैंने उसके पापा और अपने बेटे निखिल के प्रति अपनी नाराजगी जताई। उसकी रुलाई एकाएक और तेज होकर कानों को अखड़ने लगी। उफ, अब क्या हो गया? मेरा धीरज जवाब दे रहा था। पापा ने नहीं। वो सुबकने लगी, सुबकती रही, फिर धीरे से बोली, ये मम्मा ने ला कर दिया था। मम्मा यानी नेहा, मेरी बहू। मैं सकते में आ गई। वो जिसके नाम से हम सब अपना पल्ला बचा कर चलते थे, जैसे वो अछूत हो, इसी तरह जब तब हमारे ठहरे हुए संसार को तहस नहस करने चली आती थी। नेहा को इस घर से गए 1 साल होने को आया था, पर चिल्की उसे भूलती नहीं थी। कभी लाल हेयर क्लिप, कभी जयपुरी जूतियाँ, कभी टपरवेयर का टिफिन बॉक्स, कभी डोनाल्ड डक की मूठ वाली छतरी, कभी बालों पर टंगा सनग्लास। चिल्की के सामने किसी न किसी बहाने उसकी प्यारी मम्मा आकर ठहर जाती और हमारे हुश हुश करने के बावजूद ओझल होने का नाम नहीं लेती। अब चिल्की पर नाराज होना संभव नहीं था। उसका ध्यान ग्लास से हटाना अब दूसरे नंबर पर चला गया था। सुबकती हुई चिल्की को मैंने अपने बाहों की ओट में ले लिया। चिल्की मेरे करीब सिमट आई और बड़ों की तरह रुलाई रोकने की कोशिश में उसकी हिचकियां तेज हो गईं। सुन बेटा, एक कहानी सुनाऊं तुझे, सुनेगी? चिल्की को बहलाने का अमोघ अस्त्र था ये। पहले मेरा वो सुंदर वाला ब्लू ग्लास। चिल्की ग्लास से हटने को तैयार नहीं थी। एकाएक वो गिलास दोबारा टूटा और उसकी जगह एक चमकते हुए कांसे के गिलास ने ले ली। संकरी पेंदी और चौड़े मुंह वाला एक लंबा सा कांसे का गिलास। गिलास ना हो, फूलदान हो जैसे। अरे बेटा, गिलास की ही कहानी तो सुना रही हूं तुझे, सुनेगी नहीं रानी बेटी? बोलो। उसने जैसे मुझ पर एहसान किया, सिर हिलाकर हामी भर दी। तब मैं तेरी तरह ही 6 साल की थी, इतनी छोटी, चिल्की जैसी। झूठ, वो सिसकी तोड़ते बोली। आप इतने छोटे कैसे हो सकते हो? तो क्या मैं 50 साल की ही पैदा हुई थी, इतनी बड़ी? अच्छा चल, मैं 6 की नहीं 16 साल की थी, ठीक? मैं ठहाका मारकर हंस दी। मैं अपने बचपन में पहुंच गई, जहां निवाड़ वाली खटिया के बीच खड़िया से आंगन में इक्का दुक्का आंक कर मैं शटापू टप्पे वाला खेल खेलती थी। मुझे हंसी आ गई। वो मेरी पीठ पर धपाधप धौल जमाने लगी। हंसो मत, कहानी सुनाओ। वो होठों को एक कोने पर जरा सा खींच कर मुस्कुराई, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसके चेहरे पर नेहा दिखाई देने लगी। हाँ, तो मैं छोटी थी,
चिल्की जितनी छोटी नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी। घर में मैं थी, मेरे ढेर सारे बड़े भाई बहन थे, माँ और बाबूजी थे। बाबूजी की माँ भी थी, यानी मेरी दादी। बहुत बहुत बूढ़ी थी वो। पता है कितने साल की? कितने? 90 से ऊपर। 90 से ऊपर मतलब अबव 90। बहुत ही गोरी चिट्टी, छोटी सी, नाटी सी, पर बड़ी सेहतमंद। गोरी इतनी कि उंगली गाल पे रखो तो लाली दब के फैल जाए, पर थी बिल्कुल सींग सलाई। चलती थी तो ऐसे जैसे हवा में सूखा पत्ता उड़ता है। चलती क्या थी, दौड़ती थी जैसे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हों। ये तो आप मेरी बात बता रहे हो, नहीं सुननी मुझे कहानी। चिल्की बिसूरने लगी। लो, मेरी तो याददाश्त ही कमज़ोर होती जा रही है। हाँ, साल भर की चिल्की ने भी जब चलना सीखा तो चलती नहीं, दौड़ती थी। हम उसे बताते थे कि चिल्की, तेरे पैरों में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। हाँ, तो बुढ़ापे में आदमी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। हम उन्हें कहते, दादी सोटी लाठी लेकर चलो नहीं तो गिर जाओगी। पर वो कहाँ सुनने वाली। कुड़कर कहती, सोटी लेकर चले तेरी सास, सोटी लेकर चले मेरे दुश्मन, मुझे सोटी की ज़रूरत नहीं। उन्हें सोटी लेकर चलने में शर्म आती थी। छोटा सा कद था और पीठ झुकी भी नहीं थी, सीधी चलती थी। चलती क्या थी, उड़ती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर क्या होना था? हाँ, गिर गई। चिल्की की आंखों में कौतूहल था। हाँ, गिरना ही था। बच्चे भी बात नहीं मानते तो चोट तो लगती है ना। चिल्की ने सिर हिलाया। मैंने भी मम्मा की बात नहीं मानी थी ना, तो ये देखो। चिल्की के जहन में अब भी जख्म ताजा थे। उसने अपनी बाईं आंख बंद कर पलक पर उंगली गड़ा दी। आंख के ऊपर भौं से लगे हुए 6 टाकों के निशान उभर आए थे। उस दिन निखिल के ऑफिस से घर में नया फर्नीचर आया था। फर्नीचर जो उसके ऑफिस के लिए पुराना हो चुका था और वहाँ के कर्मचारियों को औने पौने भाव में बेचा जा रहा था। निखिल ने सोफ़ा, दीवान और बीच की मेज खरीद ली थी। बर्मा टीक की बड़ी खूबसूरत मेज थी। चिल्की ने ज्यों ही नया सोफ़ा देखा, लगी उस पर कूदने। नेहा चिल्लाती रही कि मेज के कोने नुकीले हैं, उन्हें गोल करवाना है, कूद मत, नहीं तो लगेगा आंख पे। उसने 3 बार टोका और तीनों बार चिल्की और जोर से सोफे के डंलप पर कूदी। बस पैर जरा सा मुड़ा और सीधे जा गिरी मेज के कोने पर। चिल्की की बाईं आंख लहूलुहान, कमरे में खून ही खून। नेहा ने देखा और लगी चीखने। कहा था ना, सुनती तो है ही नहीं। उसको उठाकर दौड़े अस्पताल। सबकी जान सांसत में। चोट गहरी थी पर आंख बच गई थी। 6 टाके लगे। वो मेज उठाकर परछत्ती पर रखवा दिया। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, ये मेज अब वहीं रहेगा। निखिल बड़बड़ाता रहा और नेहा उसे कोसती रही। अपने दफ्तर का ये कूड़ा कचरा उठाकर घर लाने की जरूरत क्या थी? जमीन पर गद्दे और गाव तकिए थे तो सोफे के बगैर भी घर कितना खुला खुला लगता था। अब कमरे में चलना मुहाल हो गया है। कहीं कुछ सस्ता देखा नहीं कि उठाकर घर में डाल दो। घर ना हुआ स्टोर रूम हो गया। चिल्की तो उस दिन के बाद से कुछ संभल कर चलने लगी। फिर कभी उसे टांके नहीं लगे। पर दादी तो एक बार गिरी तो फिर नहीं उठी। कूल्हे की हड्डी चटक गई थी। 1.5 महीने टांग पर वजन बंधा रहा। हड्डी की तरेड़ तो ठीक हो गई, पर जब तक हड्डी जुड़ती टांगें बिस्तर पर पड़े पड़े सूख गईं। अब टांगों ने उनका वजन उठाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या? बड़ी मुसीबत। हमेशा उड़ती फिरती दादी बिस्तर से जा लगी। ऊपर से उनकी जिद कि अब तो वजन उतर गया है, अब बिस्तर पर उनको पॉट नहीं चाहिए। उनके लिए शहर से 2 कुर्सियां मंगवाई गईं, एक पॉट वाली, एक पहिए वाली, जिस पर बैठाकर उन्हें दिन में एक बार अमरूद और सीताफल के पेड़ के पास ले जाना पड़ता। किस अमरूद को थैली लगानी है, कौन सा सीताफल पक गया है, कौन सा अमरूद बंदर आधा खा गया है, सब की खोज खबर रखती थी वो। कौन सी चाची कितने दिनों से हालचाल पूछने नहीं आई,
कौन आके बार बार उनसे उनकी उम्र पूछता है? कितने साल की थी वो? उन्हें अपनी ठीक ठीक उम्र कहाँ मालूम थी। वो तो ऐसे बताती थी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी तो उन्होंने नाड़े वाली सलवार पहनना शुरू कर दिया था। गांधी जी का भाषण सुन के घर पहुंची तो तेरे दादाजी की नई नौकरी लगने की चिट्ठी आई थी। उनकी हर याद किसी न किसी बड़ी घटना से जुड़ी थी। कोई उनसे कहता कि झाई जी आप तो 90 टाप गए हो, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। कहती, नहीं, अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं 90 की हुई नहीं और मुझे सब 90 की बताते हैं। और हो भी गई तो क्या, 90 के ऊपर आदमी जीना बंद कर देता है क्या? कोई उम्र पूछ लेता तो चिढ़ जाती। एक बार तो एक रिश्तेदार से भिड़ गई। उन्होंने उम्र पूछी तो बहुत धीरे से उनसे बोली, पहले तू बता, तू कितने साल का है? उसे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या पूछा आपने? तो कहती हैं, अब तू मुझसे इतने आहिस्ते पूछ, मैं तुझसे ज्यादा अच्छा सुन लेती हूँ। बिना चश्मा लगाए जप्पू जी साहब का पाठ कर लेती हूँ। फिर तू 70 का हुआ तो क्या, और मैं 90 की दहलीज पे पहुंची तो क्या? लोग जब खुद ऊंचा सुनने लगते हैं तो सारी दुनिया उन्हें बहरी दिखाई देती है। आपकी दादी बहुत जोक मारती थी, है ना? चिल्की ने खिल खिल हंसना शुरू किया। हाँ, बड़ी जिंदा दिल थी वो। अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखती थी। शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन खाती, जैसे चिवड़ा या निमकी या आगरे की दाल मोठ। दाल मोठ उनको बहुत पसंद था। तो क्या करती कि हथेलियों पे जो चिकनाई लगी रह जाती, उसको सबकी नजरें बचाकर हाथ और पैरों पर रगड़ लेती। एक बार हम बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। छी 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 छी। हमने कहा, दादी ये मिर्च मसाले वाला तेल रगड़ते हो, गंदा नहीं लगता? जलन नहीं होती? उन्होंने हम बच्चों को पास बिठाया और बोली, अब कौन उठ के हाथ धोए? इस तरह एक पंथ 2 काज होते हैं। वो कैसे झाई जी? हम पूछते तो कहती, देखो ये जो हमारे हाथ पैरों में रोए हैं ना, ये छोटे छोटे रोए, ये हमारे शरीर के दिए हैं, दीपक हैं। जैसे दियों को जलने के लिए तेल की जरूरत होती है ना, वैसे ही इन्हें जलाए रखना है तो इनमें तेल डालना पड़ेगा, तभी तो ये गर्म रहते हैं, खुश हो जाते हैं। देखो ये चहक गए ना। जब ये दिए बुझ जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है और बंदा सफर पे निकल जाता है। सफर पे यानी उनका मतलब था मर जाता है। हमने कहा, पर ये नमकीन तेल क्यों लगाते हो? नहाते समय तेल की मालिश किया करो। तो कहती थी, वो तो मैं तेरी माँ से छुपा के करती हूँ। कड़वे तेल की शीशी रख छोड़ी है गुसल खाने में। माँ मना करती हैं क्या? हम पूछते तो कहती, नहीं, मजाल उसकी कि मुझे मना करे। पर तेरी माँ ने देख लिया तो सोचेगी, बुढ़ी के पैर कब्र में लटके हैं और शरीर के मल्हार हो रहे हैं। कहकर अपनी ही बात पर खिलखिला कर हंसती। मम्मा भी मुझे हर संडे को तेल की मालिश करके नहलाती थी। मम्मा को तो मसाज वाली आंटी आके मसाज करती थी, मम्मा पूरी नंगो हो जाती थी। चिल्की फिर हंसने लगी। मैंने लंबी सांस भरी। इस लड़की ने कैसी याददाश्त पाई है, नहीं तो बच्चे कहाँ इतना याद रखते हैं। 4-5 साल की उम्र होती ही क्या है। माँ की कितनी कितनी तस्वीरें उसके जहन में दर्ज हैं। एकाएक चिल्की का चेहरा बुझ गया। मम्मा अब कभी मिलने नहीं आएगी दादी? चिल्की का स्वर रुआंसा हो गया। चिल्की को इतनी देर तक कहानी सुनाना, फुसलाना बेकार गया था। आएगी क्यों नहीं, आएगी ना। कब? चिल्की की आंखों की नमी पर आंखें टिका पाना मुश्किल था। अब तो फोन भी नहीं करती, पहले कर लिया करती थी, 10-15 दिन में एक बार। उस दिन निखिल ने ही डांट दिया, क्यों फोन करती हो बार बार?
उसे इस तरह परेशान करने से फ़ायदा? अगर बेटी के लिए तुम्हारे मन में ज़रा भी माया ममता बची रह गई है तो वो तुम्हें भूल सके, इसमें हमारी मदद करो। 7 समुंदर पार से अपनी आवाज़ सुना सुना कर उसे हलकान मत करो। निखिल की आवाज़ में कड़वाहट थी और नेहा को कड़वाहट पसंद नहीं थी। उसने फ़ोन पटक दिया और उसके बाद कभी ब्लैंक कॉल तक नहीं आया। समय के साथ साथ रिश्ते धुंधलाने की कोशिश में थे। अच्छा, वो गिलास की बात तो रह ही गई चिल्कू। अरे हाँ, चिल्की मेरे झांसे में आकर वापस चहक उठी। वो गिलास की कहानी तो आपने सुनाई ही नहीं। वो गिलास तो दादी का था ना बेटा, इसलिए तुझे पहले दादी की बात तो सुनानी थी ना। नहीं नहीं, अब आप गिलास की कहानी सुनाओ। हाँ, तो दादी के पास एक गिलास था, कांसे का गिलास। कांसा क्या होता है दादी? मैंने आसपास नजर दौड़ाई। कोने में एक फूलदान था, कांसे का। देख, ऐसा होता है कांसा, इसके गिलास भी बनते हैं। वो गिर जाए तो टूटता नहीं? चिल्की की आंखों में लुभा देने वाली मासूमियत थी। कांसा बहुत नाजुक होता है, उसे फूल भी कहते हैं। जोर से गिरे तो टूट भी जाता है, पर दादी का गिलास बड़ा मजबूत था। खास तरह की बनावट थी उसकी, गिरे तो भी टूटता नहीं था। रिश्तों को इस तरह मत तोड़ो नेहा, करियर बनाने के बहुत सारे मौके आएंगे। निखिल नहीं चाहता तो मत जाओ। साम दाम दंड भेद हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की थी मैंने। कम से कम चिल्की के बारे में सोचो, वो माँ के बगैर रह पाएगी? क्यों, बाप के बगैर नहीं रहती क्या? जब निखिल शिप पर चले जाते हैं 6-6 महीने नहीं लौटते। नेहा भड़क गई थी। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, लेकिन आप लोग हैं कि मेरा साथ देना ही नहीं चाहते। 20 दिन बेहद तनाव में गुजरे। बाद में निखिल ने हमें बीच में बोलने से टोक दिया। पता चला करियर और जॉब का तो बहाना था। इसकी तह में नेहा और निखिल की आपसी अनबन थी। जिस दिन नेहा को जाना था वो चिल्की से मिलने आई थी। एक बार उसे भीगी आंखों से प्यार किया, फिर चिल्की को गोद से उतार कर एहतियात से ऐसे रखा जैसे कोई हैंडल विद केयर सामान जमीन पर रखता है। बच्चों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है। गोद से उतरते ही चिल्की ने सिसकियां ले लेकर रोना शुरू कर दिया था और नेहा ने उसे दोबारा भींच लिया था। माँ के आलिंगन की गर्माहट से चिल्की पिघल गई थी। कभी गलती से भी नेहा के नाम के साथ निखिल कोई विशेषण जड़ देता तो चिल्की फौरन टोक देती। मेरी मम्मा को ऐसे मत बोलो, मम्मा अच्छी है। अच्छी को वो जोर देकर बोलती। सहसा चिल्की मुझे जमीन पर लौटा लाई। दादी, ये तो हमारे घर से आया है ना? क्या क्या आया है तेरे घर से? ये वो दौड़कर फूलदान के पास जाकर खड़ी हो गई। ये दादी, ये तो हमारे घर में था ना? मैं भीतर तक हिल गई। कितनी जल्दी दुनियावी चीजें बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेती हैं। मैंने फौरन अपने को समेटा। पर यह भी तो तेरा घर है ना? नहीं है? ये तो पापा का घर है, चिल्की ने फतवा दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ये पापा का, वो तेरा, मेरा कोई घर नहीं। मैंने रोनी सूरत बना ली। नहीं नहीं, अच्छी दादी, ये तो आपका घर है, पापा का भी और मेरा भी। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। चिल्की अचानक अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी और चहक कर अब मुझे झांसा दे रही थी। मैं उसकी समझदारी पर हतप्रभ थी। ये बच्चों की नई पीढ़ी है, हमारे समय से कितनी अलग, व्यावहारिक और डिप्लोमेट। आप सुन रहे हैं सुधा अरोड़ा जी की कहानी कांसे का गिलास। नेहा के जाने के बाद 3-4 महीने घर वहीं बना रहा था। चिल्की को वही घर अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ से उसका स्कूल नज़दीक था और जब तब उसकी सहेलियाँ खेलने आ जाती थीं।
पर मेरे लिए 2 घरों को चलाना बहुत मुश्किल था, और जिस तरह नेहा छोड़कर गई थी उसके हृदय परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम थी। देर सबेर उस घर को समेटना ही था। निखिल को फिर लंबे दौरे पर जाना था, इसलिए हमने उस घर को समेटने का फैसला लिया। चिल्की को उस घर से आने के लिए राजी करना टेढ़ा काम था। उसका कमरा हमने वैसे का वैसा वहां से शिफ्ट कर इस घर में हूबहू तैयार कर दिया था, पर चिल्की थी कि न अपना घर भूलती थी, न कमरा, और न उसे जिसने कमरा बड़े मन से बनाया था। पर दादी का भी एक घर था, ठीक? मैंने कहानी के छूटते जाते सिरे को थामा। हाँ, और उनका वो गिलास। चिल्की कहानी सुनने की मुद्रा में फिर बैठ गई। तो दादी उस गिलास में ही सुबह पानी पीती थी, फिर उसमें चाय, फिर नाश्ते के साथ गिलास भर दूध, फिर खाने के साथ पानी, फिर शाम की चाय, फिर... क्यों, उनके घर में और गिलास नहीं था? चिल्की ने सवाल बिल्कुल चिल्की की तरह ही किया। नहीं, गिलास तो बहुत थे बेटा, पर उनको वही गिलास पसंद था। हम सब बच्चे उसको पटियाला गिलास कहते थे। साइज में इतना बड़ा था ना, इसलिए। गिलास का खूब मजाक भी उड़ाते थे हम। कहते थे, दादी आप गिलास को लेकर ऊपर कैसे जाओगे? चिल्की खिलखिलाकर हंसती। फिर क्या बोला आपकी दादी ने? कहने लगी, हट पागल, गिलास वाले तो ऊपर ही हैं, वहां गिलास क्या करना है ले जाकर? इसे तो यहाँ वालों के लिए छोड़ जाना है, जैसे वो मेरे लिए छोड़ गए थे। हम बच्चे उनसे मजाक करते, पूछते, झाई जी आप मरोगे कब? वो हंसते, तेरे घर पोता होगा तब। उन्हें क्या पता था मेरे घर पोता नहीं पोती होगी, चिल्की जैसे। मैंने चिल्की के गाल पर हल्की सी चपत लगाई। आपके दादाजी नहीं थे? दादाजी थे ना, ऊंचे लंबे पठान जैसे, बड़े रौबदार, लेकिन वो पहले ही सफर पर निकल गए थे, दादी को अकेला छोड़कर। वैसे तो दादा और दादी की आपस में कभी पटरी नहीं बैठती थी, दोनों में 36 का आंकड़ा था। एक पूरब जाए तो दूसरा पश्चिम, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, पर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। इसलिए जब दादाजी मर गए तो सबको लगा कि अब तो दादी भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, पर हुआ उल्टा। दादा के जाने के बाद तो दादी का नक्शा ही बदल गया। हमेशा चुप रहने वाली गिट्टी सी दादी खूब पटर पटर बोलने लगी। हर शनिचर इतवार हवन सत्संग में हाजिरी लगाने लगी, कलफ लगी कड़क साड़ियां पहनने लगी। दादी पोते पोतियों के साथ खूब मस्खरी करती, खूब कहानियां सुनाती, जैसे मैं चिल्की को सुना रही हूं। चिल्की बड़ी बूढ़ियों की तरह दोनों गालों पर मुट्ठियां टिकाए बैठी रही। लेकिन अपने मरने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। कहती, मेरी ये सोने की चूड़ियां मेरी बिट्टो को देना। बिट्टो मेरी बुआ का नाम था। ये कान के बुंदे मेरी पोती को, ये सोने की चेन दूसरी पोती को, ये करधन ये भी बिट्टू को, और ये मेरी आखिरी निशानी ये गिलास ये भी बिट्टू को। माँ और बाबूजी हंसते। सब कुछ तो आपने बहन जी को दे दिया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा। तो कहती, अच्छा जो चीज उसे पसंद ना आए वो तू रख लियो। आपकी बुआ को बहुत प्यार करती थी वो। सब माएँ करती हैं। मेरे जबान पर आया, पर मैंने बात पलट दी। हाँ, बुआ तो उनकी लाडली थी ही। अच्छा, तो वो हम बच्चों को पास बिठाकर कहती, तुम लोग भगवान जी को बोलो अब हमारा दादी जी से मन भर गया है, अब उसे अपने पास बुला लो। वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के बैठी है, तुम्हारा रास्ता देख रही है। पर दादी आप मरना क्यों चाहते हो? हम बच्चे उनसे पूछते, तो वो कहती, मेरी दादी कहा करती थी, माय गॉड, उनकी एक और दादी थी। एक और मतलब? दादी की दादी नहीं हो सकती। जा, मैं नहीं सुनाती कहानी। अच्छा, सॉरी।
क्या कहती थी उनकी दादी? उनकी दादी कहा करती थी, टुरदा फिरदा लोया, बह गया ते गोया, लंबा पए ते मोया। इसका क्या मतलब होता है दादी? हाँ, फिर वो मतलब समझाती। यानी चलता फिरता आदमी लोहे जैसा मजबूत होता है। जो वो बैठ गया तो गोबर गणेश, और लेट गया तो मरे बराबर। कहती, मैं तो अब लेट गई, अब उठने की उम्मीद भी नहीं, तो मरे बराबर होने से मरना बेहतर है ना? उनको और कोई तकलीफ तो थी नहीं, बस टांगे सूख गई तो चलने फिरने से रह गई। बाकी उनका हाजमा एकदम दुरुस्त, बदन पे झुर्रियाँ नहीं, याददाश्त ऐसी कि 50 साल पहले किसके घर क्या खाया वो उनको याद, और खाना बिल्कुल टाइम से खाना। बिना घड़ी देखे बोलती थी, अब चाय का टाइम हो गया, अब खाना लगा दो। आंगन में धूप की ढलती परछाई से समय का अंदाजा लगा लेती थी। उनकी निवाड़ की मंजी जरा ढीली होने लगती तो कहती, कस दो। कोई आता, झट उकड़ू होकर कोहनी के बल आधी उठ जाती। उन्हें मना करते, झाई जी आप बैठे रहो, क्यों खटाक से उठ जाते हो? तो कहती, लेटे लेटे मेरी पीठ को बड़ी गर्मी लगती है, मेरी पीठ हवा मांगती है। पीठ की कोई जुबान होती है, फिर पीठ मांगती कैसे है? चिल्की हंसने लगी, फिर बोली, पर दादी आप गिलास को क्यों भूल जाते हो बार बार? उफ, चिल्की गिलास की कहानी के बगैर मुझे छोड़ने नहीं वाली थी। मैं उसे बार बार भुलावे में डालने की कोशिश करती थी, पर वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे फिर गिलास तक ले आती थी। हाँ, तो वे उसी गिलास में सुबह से रात तक की हर पीने वाली चीज़ पीती थी। पानी, चाय, दूध, लस्सी, शरबत, अटरम शटरम, सब कुछ उसी कांसे के गिलास में। फिर एक बार क्या हुआ कि गिलास गुम गया। सुबह उठे तो गिलास मिला ही नहीं। मेरी माँ ने उनको स्टील के गिलास में चाय दे दी। वो अपना नियम से उठी। माँ ने चिलमची में कुल्ला उल्ला करवाया। जाप वाप करके वो चाय पीने बैठी। हाथ में गिलास लिया, देखा तो दूसरा गिलास। बोली, मैं नहीं पीती ये लश्कारे वाले गिलास में, मुझे तो मेरा वाला गिलास दो। जैसे चिल्की का मेरा वाला गिलास। दादी कोई बच्चा थी? चिल्की को मजा आ रहा था। हाँ, बूढ़े बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं। अब उन्होंने जैसे जिद ठान ली, चाय पीनी है तो उसी गिलास में। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। पूरा घर छान मारा, कहीं गिलास का अता पता नहीं, ऐसे जैसे अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। तो बोलना था, चिल्की ने हाथ लंबा घुमाकर अभिनय के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। पर दादी वो गिलास टूटता तो नहीं था ना? टूटता तो नहीं था, पर गुम तो हो जाता था ना बच्चे। हाँ, तो हम सब बच्चे लग गए उस गिलास को ढूंढने में। ऊपर नीचे सारा घर खंगाल मारा। चारपाइयों के नीचे, आंगन में, छत की मुंडेर पर, कुएं की जगत पर, अमरूद सीताफल के पेड़ के पास। पर गिलास तो ऐसा गायब हुआ कि बस। उनको खाना दिया। मेरी माँ ने मिन्नतें की कि झाई जी आप खाना शुरू तो करो, पानी पीने तक गिलास मिल जाएगा। खाना तो गिलास में नहीं खाते ना। पर उनकी तो एक ही रट, मेरा गिलास मेरा गिलास। बाबूजी ने उनको कस कर डांट लगाई कि क्या तमाशा है, एक गिलास के लिए सारा घर आसमान पे उठा रखा है, गिलास ना हुआ कोई कारों का खजाना हो गया। अब तो वो लगी रोने। पहली बार हमने उन्हें रोते देखा। बोली, तुम लोगों के लिए वो एक पतरे का गिलास है, मेरे लिए तो वो मेरा लाहौर है, मेरा बेड़ा है, मेरा मायका है, मेरा सब कुछ है। वो गिलास मिला फिर? चिल्की ने आंखें गोल करके पूछा। नहीं, खाना भी वैसे ही ढका पड़ा रहा, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शाम तक गिलास मिला नहीं, सो शाम की चाय भी नहीं पी। बेहोश सी होने को आई।
आंखें बंद होने लगी। हम अंदर बाहर सब जगह ढूंढते रहे। घर के सारे बच्चे बड़े गिलास ढूंढने में लगे थे। आखिर गिलास मिला। पानी रखने की पीतल की कुंडी के तले में पड़ा था। किसी बच्चे के हाथ से गिर गया होगा। किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वहां भी हो सकता है। जैसे ही गिलास मुझे मिला, मैं चिल्लाई, झाई जी, आपका गिलास। वो एकदम कोहनी के बल उठ गई। फिर उनकी आंखों में ऐसी चमक आई कि पूछो मत। बोली, जल्दी खाना लगाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। उनको खाना दिया तो उन्होंने बड़ी तृप्त होकर खाया। रात को एक ही रोटी खाती थी, उस दिन 3 रोटियां खाईं। चटखारे ले ले कर सब्जी खाई। होठों से गिलास चूम कर उसमें मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया। हम सब खुश। दादी का गिलास जो मिल गया था। बस कहानी खत्म? चिल्की ने पूछा। फिर क्या हुआ? सुबह हम बच्चे उठे तो देखा दादी एक हाथ में गिलास छाती से लगाए सो रही है और मुस्कुरा रही हैं। हम सब उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। देखो देखो, दादी नींद में हंस रही है। माँ ने कहा, आज इतनी देर तक कैसे सो रही हैं? सबने कहा कि रात को खाना पेट भर कर खाया है ना, इसलिए मजे की नींद ले रही हैं। तड़के मुंह अंधेरे सबसे पहले उठने वाली दादी अभी तक सो रही थी। बाबूजी ने आकर उन्हें हिलाया तो कांसे का गिलास नीचे गिर गया। दादी मर गई थी। हाँ? चिल्की का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गई? हाँ। सो सैड, है ना दादी? चिल्की की आंखें भीगी थीं। उनको गिलास नहीं देते तो नहीं मरती ना? शायद। मैंने अपनी दादी की वो मुस्कान याद करते हुए कहा, पर मैं कहना चाहती थी, मरती तो वो तब भी, पर तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। वो गिलास अब कहाँ है दादी? दादी ने कहा था मेरी बिट्टू को दे देना, सो मेरी माँ ने दे दिया था वो गिलास बुआ को। तो उनके पास है? होना तो चाहिए। मुझे दिखाओगी दादी? अच्छा, मिल गया तो तुझे दिखाऊंगी। वो गिलास कहाँ मिलने वाला था अब? चिल्की को पूरी कहानी सुनाते हुए एक बात मैंने छिपा ली थी कि दरअसल वो कांसे का एंटीक गिलास दादाजी का नहीं, दादी की माँ का था। अपनी माँ के मरने के बाद यही एक चीज़ उन्हें विरासत में मिली थी। उसमें उन्हें अपनी माँ, अपना मायका, अपना लाहौर दिखता था। चिल्की को मैंने बहला दिया था, पर मुझे पता था कि बुआ अपनी बेटियों के पास अमेरिका गईं तो पुराने बर्तन भांडे यहीं छोड़ गईं। पुराने पीतल के बर्तनों के साथ वो कांसे का गिलास भी कोई कबाड़ी आकर ले गया होगा, क्या पता। चिल्की ने ठीक कहा था, कांसे का गिलास टूटता नहीं था, पर वो गिलास खो गया था, इसमें शक नहीं। आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की कहानी कांसे का गिलास।